देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपके राज्य, आपके गांव से जुड़ी हर खबर लेकर हाजिर होते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2.5-3 महीने बाद धीरे धीरे उद्योग धंधे पटरी पर आने शुरू हुए थे, लेकिन इन्हें बिजली का एक तेज करंट लगा है। लॉकडाउन की वजह से मॉल, सिनेमा हॉल, उद्योग पूरी तरह बंद रहे, लिहाजा एक भी यूनिट बिजली खर्च नहीं हुई। इसके बावजूद इनके पास लाखों का बिजली बिल इनको थमा दिया गया। अब ये व्यापारी ये समझ नहीं पा रहे कि जब राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के महीने में बिजली के बिल के फिक्स्ड चार्ज को न लेने की बात बिजली विभाग से कही थी, बावजूद उनके क्यों उनको ये बिल थमा दिया गया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट। वाराणसी के लक्सा इलाके में ये पीडीआर मॉल है। लॉकडाउन के बाद मॉल खुला, लेकिन अभी रौनक नहीं लौटी है। मॉल के मालिक दीपक जैन परेशान हैं। उनके एक हाथ में बिजली का बिल है तो एक हाथ में सूबे के मुखिया का वो समाचार जिसमें बिजली विभाग को यह आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन के समय बिल में इनसे फिक्स्ड चार्ज न लिए जाए। लेकिन जब जून महीने में बिल आया तो उसमें मार्च, अप्रैल और मई महीने का फिक्स्ड चार्ज लगा हुआ है। मॉल में 500 किलोवाट बिजली का कनेक्शन है, जिसका फिक्स्ड चार्ज 1,80,000 रुपए महीना है। मेरी असल समस्या बिजली की बिल है। उसमें जो फिक्स चार्ज है, जब हमारे यहाँ कंजम्पशन हुआ ही नहीं, मॉल लॉकडाउन पे था, तो फिक्स चार्ज को नहीं चार्ज करना चाहिए था बिजली कंपनी को, जैसा कि और प्रदेशों में हो रहा है। कहीं 33% माफ कर दे रहे हैं, कहीं 50% माफ कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको देखते हुए इनका फिक्स चार्ज मार्च, अप्रैल, मई का लेना उचित नहीं है। ये डीजी जोन शोरूम है। लॉकडाउन से कुछ महीने पहले ही खुला था। अभी ये ठीक से चल भी नहीं पाया था कि कोरोना के लॉकडाउन से इस पर आफत टूट पड़ी। रही सही कसर बिजली के बिल ने पूरी कर दी। बंद पीरियड में हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दिया और पीएम केयर फंड में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। अप्रवासी जो भी भारतीय आए उनको हम लोगों ने अपने तरीके से जो भी डोनेशन दे सकते थे उनके खाने पीने का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। और बड़ी उम्मीद थी कि जब हम अपनी दुकान खोलेंगे तो सरकार से हमें कोई मदद मिलेगी, और इस तरह की बातें आई भी कि बिजली की जितने भी फिक्स चार्जेस हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम शोरूम खोले, क्योंकि अभी हमें मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने हुए शोरूम खोले हुए, तो हम अभी पैर जमा ही रहे थे। तो अचानक से जब शोरूम खोलने के बाद इतना बड़ा बिजली का बिल, 40-45 हज़ार का बिजली बिल, लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल, कोई यूनिट नहीं चला है, तो अचानक से इतनी घबराहट हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं इसको उगले कि निगले। बिजली बिल से उद्योग विभाग भी बुरी तरह परेशान है। पैकेजिंग बनाने की ये फैक्ट्री राजेश भाटिया की है। इनकी इस फैक्ट्री में दर्जन भर मशीन और 12 कर्मचारी हैं जो हर रोज कई टन माल तैयार करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके यहाँ सिर्फ एक मशीन चल रही है और कर्मचारी भी 2-3 ही हैं। हमारे संगठन की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्युत बिलों के फिक्स डिमांड चार्ज को लॉकडाउन पीरियड के अवधि के हिसाब से माफ कर दिया था कि लॉकडाउन पीरियड में फिक्स डिमांड चार्ज नहीं लगेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिजली विभाग की आप कारस्तानी देखिए, उन्होंने अप्रैल मई में बिल नहीं बनाए, हम लोग को बंद थे कारखाने। जैसे ही फैक्ट्री खुली, जून महीने में बिल बनाया उन्होंने। चूंकि ये आदेश था कि जून और जुलाई के महीने में वो डेफर्ड अमाउंट लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन था, तो वो जून के बिल में जुड़ करके आ गया। 500 किलोवाट का मेरा लोड है, एक यूनिट का कंजम्पशन भी नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए का बिल मुझे देना है, तो कैसे चलेगा उद्योग। इस मुद्दे पर बिजली विभाग के आला अधिकारी फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद व्यापारी अपने व्यापार को पटरी पे लाने के लिए अभी जुटे ही हुए थे कि उन्हें बिजली के बिल के फिक्स चार्ज का झटका जोर का लगा। ये झटका इन्हें इसलिए भी ज्यादा महसूस हुआ क्योंकि सरकार ने इसे खत्म करने की बात कही थी। ऐसे में इन्हें लगता है कि इनका भरोसा टूटा है, और व्यापार में भरोसे की क्या अहमियत होती है ये आप खुद समझ सकते हैं। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से ये स्टोरी पे बात करने के लिए। अजय, आप ये समझाइए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजली के फिक्स चार्ज लॉकडाउन के कारण बंद पड़े मॉल, सिनेमा हॉल से उनसे ना लिए जाएं, फिर बिजली विभाग ये कैसे भेज रहा है, पूरा माजरा क्या है?
देखिए, आपको बताएं कि जो हमने जो समझा, जो हमें उद्योग विभाग के और इन तमाम लोगों ने जो मुझे बताया, वो ये बताया कि 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री से ने ये कहा था कि आप जो है वो इनसे फिक्स चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद विद्युत विभाग के लोगों ने जाकर के अपने रेवेन्यू के लिए, और उन्हें लगा कि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होगा, तो इस तरीके से उन्होंने इसको डिफर्ड कर दिया कि इसके अभी अप्रैल मई में नहीं लिया जाएगा, लेकिन जून जुलाई का जो बिल आएगा उसमें जोड़ करके इसको दिया जाएगा। तो जब ये बातें उसमें की गई, तो इसीलिए अप्रैल मई में तो वो बिल में नहीं शो किया, लेकिन जैसे ही जून के बिल आने लगे वैसे उसमें शो करने लगा। यही बात सारे व्यापारी या उद्योग जगत के लोग या माल वाले, इन सारे लोगों को ये बात नागवार गुजर रही है कि जब ये बात एक बार तय हो रही थी, कि जब हम लोगों के मांग पर यह तय किया गया था कि फिक्स चार्ज नहीं लगेगा। फिक्स चार्ज बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हैवी लोड वाले लोग होते हैं, जिनका 500 किलोवाट होता है, 300 किलोवाट होता है, तो जो बिजली का कनेक्शन होता है कि LMB 1 है, LMB 2 है, HV1 HV2 है, हैवी लोग वाले हैं, तो किसी का 350 रुपए प्रति यूनिट होता है, किसी का 400, किसी का 350, तो वो लाखों में आ जाता है जो सर्विस चार्ज होता है। और इनका यही कहना है कि जब हमने पूरे लॉकडाउन के समय जब हमने पूरी तरीके से बंद कर रखा था, तो ये सर्विस चार्ज नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अजय, आपने अपनी स्टोरी में दिखाया एक शख्स जो साफ तौर पर कह रहा था 1 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया, और यहाँ पर 1.5 लाख उसके बिजली का बिल बतौर फिक्स चार्ज भेज दिया गया। 2 महीने के लिए बेशक वो नहीं लगा होगा, लेकिन जब जून आया तो यानी कि वो अप्रैल और मई का जो है फिक्स चार्ज वो भी ऐड करके जून में भेज दिया गया। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? बिल्कुल। अप्रैल और मई का 1 महीने का उन्होंने जोड़ा, फिर जुलाई के बिल में दूसरा वो जोड़ेंगे, तो वो उन्होंने उस पे पूरी तरीके से उसको जो फिक्स चार्ज था उसको जोड़ दिया। अब उनका कहना ये है कि भाई आपने कहा कि व्यापारियों का ये कहना है कि आपने कहा कि लॉकडाउन कर दो, मैंने बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। आपने कहा कि कोई अपने जो कर्मचारियों हैं उनकी तनख्वाह का समायोजन करो, वो समायोजन किया। आपने कहा कि प्रवासी भारतीयों के लिए, जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम करो, वो भोजन का इंतजाम भी मैंने किया। अब उसके बाद अगर हमको सहयोग नहीं देंगे, दूसरी बड़ी बात जो आपको बताऊं कि जो इस तरीके के मॉल हैं, जैसे कि जो PDR माल है या और भी जो तमाम माल है, उनमें दर्जनों दुकानें होती हैं। तो इन दुकानदारों ने जब वो 2 महीने बंद था, तो जिसके मालिक थे उन्होंने अपने किराएदार के लिए उन्होंने किराए में हैंडसम अमाउंट की कमी की, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो व्यापार कैसे बढ़ेगा आगे, सहयोग कैसे होगा आगे। यही सहयोग ये लोग इनसे भी चाहते हैं, सरकार से भी चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज में भी होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय उन पर गहरा खतरा मंडराने लगा है। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से शर्तों के साथ इन्हें खोलने की इजाजत है, लेकिन कारोबारी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रयागराज में करीब 150 छोटे बड़े होटल हैं, 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, जहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। ये कारोबारी कह रहे हैं कि किसी भी समारोह में 30 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है, जिनमें होटल के केटरिंग स्टाफ भी शामिल हैं। फिर बिजली का बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये तमाम चीजें रियायत उनको नहीं दी जा रही है। ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के फर्जी शिक्षक घोटाले से जुड़ी हुई, जहां उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा, अनामिका शुक्ला, उनकी डिग्री को लेकर काफी विवाद हुआ था, फर्जीवाड़ा कर दिया गया था उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ। उस मामले में आरोपी ने 9 महिलाओं को नौकरी दिला दी थी और इसके बदले लाखों की रकम भी वसूल ली थी। घोटाले में साथ रहे मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र के 2 साथी आनंद और रामनाथ को भी एसटीएफ ने दबोच लिया है। पुष्पेंद्र खुद भी फर्जी दस्तावेजों पर फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था। एसटीएफ के मुताबिक पुष्पेंद्र की बेसिक शिक्षा विभाग में गहरी साठगांठ थी। और जिन 9 महिलाओं को अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी दी गई थी, वो सभी पकड़ी गई हैं। अब सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षकों की डिग्री जांचने का आदेश दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि बाराबंकी से है। यहां पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक गांव में महिला और उसके 2 वर्षीय बच्ची की हत्या
कर दी गई है। यहां पर महिला की दूसरी बेटी पर भी हमला हुआ है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। धारदार हथियार से कई वार करने के बाद उस महिला के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। यहां पर जो पुलिस अधीक्षक है अरविंद चतुर्वेदी, उन्होंने बताया कि गांव में रहने वाली महिला का जो पति है वो कुवैत में नौकरी करता है और महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ गांव में ही रहती थी। उसके 2 बेटे जो है अमेठी में, वहां ननिहाल में रहते हैं। तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये मामला निकलकर सामने आया था, जहां 2 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई, उसकी मां की हत्या कर दी गई। और वहीं मुरादाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हैरान करने वाला हादसा यह है कि कार के अंदर बच्चे खेल रहे थे, 4 बच्चे खेल रहे थे, उसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई दम घुटने की वजह से, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये वाकया सामने इस तरह से आया कि बच्चे जब खेल रहे थे, काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वाले पहुंचे वहां पर और ढूंढते हुए जब बच्चों को पाया तो उसमें बेहोश पड़े हुए थे। 2 की हालत गंभीर है, 2 दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। और सरकार ने भले ही अनलॉक 1 शुरू कर दिया हो, लेकिन लोग अब भी घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में लोगों को हौसला मिले, बचाव के लिए जरूरी एहतियात को लेकर जागरूकता का होना बेहद जरूरी है। और इसी दिशा में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए कम्युनिटी रेडियो सर्विस शुरू की है। और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पीपीई किट्स और मास्क की मांग भी लगातार हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में पीपीई किट्स और मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए लखनऊ के स्टार्टअप ने एक मशीन तैयार कर ली है। आईआईटीआर और मेजर टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से डिसइंफेक्टेंट मशीन तैयार की है। यहां पर आपको बता दें कि ऑप्टिमेसर नाम की ये मशीन एक इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिससे कि एक बार में 10 से 15 पीपीई किट्स उनको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। ये मशीन 21 मिनट में पीपीई किट्स और N95 मास्क को स्टेरिलाइज कर सकती है। मशीन की गुणवत्ता को जांचने के लिए एम्स जोधपुर और यहां पर लखनऊ में SGPGI में इसको भेजा गया है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां एक और सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकले, लोगों की मदद के लिए, उनसे सहानुभूति जताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन पीरियड में लोगों पे मानसिक आर्थिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है और बिहार के लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां लॉकडाउन की वजह से काम ठप पड़ गया और एक ऑटो ड्राइवर ने राजधानी पटना में अपनी जान ले ली। पति पत्नी में क्या विवाद हुआ, पत्नी ने बोला कि दिन भर रहते हैं आप घर से निकले हुए और उसके बाद कुछ नहीं लाते हैं, तो बाल बच्चे देखिए उसी का बेटा है, ये बेटे एगो नानी घर में है, पत्नी वही भी कुछ हुआ होगा। उसके बाद इतना करके ऊपर गया, अब सीलिंग में झुला गया बेड शीट ले मेरा बच्चा। यह है पटना के पास शाहपुर बस्ती के विजय सिंह। शनिवार रात इन्होंने अपने बेटे प्रदीप को खो दिया। वो ऑटो चलाता था। लॉकडाउन के बाद काम ठप हो गया। मजदूरी करने की भी कोशिश की, लेकिन अंततः हिम्मत हार बैठा। तो लॉकडाउन था, जब तक तू बैठे हुए थे, इधर खुला तो बाजार का हालत सही नहीं है। उसके बाद वो छोड़ के कभी कभी मजदूरी करने जाता था लेबर में, कि इससे नहीं मेरा समय पार हो रहा था, मजदूरी करेंगे। तो वो भी परमानेंट काम नहीं, आज मिला था कल नहीं, कल मिला था परसों नहीं, ऐसे काम चलता है। अब घर चलाना मुश्किल बात है आज के दौर में। बोलिए कितनी महंगाई है। यही समझ के मेरा बेटा जीवन से हार गया, हार के आत्महत्या की। संघर्ष नहीं कर पाया मेरा बेटा, जीवन संघर्ष नहीं कर पाया।
इस परिवार के पास सरकारी दफ्तर में बार बार आवेदन करने के बावजूद आज तक राशन कार्ड भी नहीं बना। पीएमसीएच में हर जगह पैसा दे के काम किया। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात झारखंड की, जहां ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 50,000 सखी मंडलों को 75 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। सखी मंडलों को 15-15 हजार रुपए अनुदान दिया गया है, बल्कि माना यह जा रहा है कि इस राशि से सखी मंडलों से जुड़े करीब 6 लाख परिवारों को राहत पहुंचेगी। तो एक अच्छा कदम ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से जो उठाया गया है। राज्य में सरकार की निगरानी में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सखी मंडल के रूप में आपसी सहायता समूह ये बनाए गए हैं। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां अनलॉक 1 में मिली राहतों के बाद आवाजाही शुरू हुई। ऐसे में रेल यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन पर शरीर का तापमान मापने वाले थर्मल कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। ये कैमरे यहां से गुजरने वाले लोगों के तापमान की जांच करेंगे, जिससे कि यदि किसी यात्री को कोई बुखार है तो उसका पता पहले ही चल जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां कोरोना संक्रमितों की तादाद सबसे ज्यादा है। इस परेशानी के बीच बारिश से भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ राज्य में कुछ जगहों पर बारिश होने लगी है। नासिक में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में कई जगह पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी भी झेलनी पड़ी। और मध्य प्रदेश से एक दर्दनाक खबर आ रही है, जहां पर सतना जिले के चित्रकूट नया गांव थाना इलाके में डीजल की कालाबाजारी पकड़ने गई पुलिस कांस्टेबल प्रबल प्रताप सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में काफी कोहराम मच गया और घटना के बाद 2 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी हालांकि फिलहाल फरार है, जिसको पकड़ने के लिए 4 थानों की पुलिस टीम को लगाया गया है।